स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं और अब के मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, पहले सेंटर में यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव में। और मेरे साथ मेरी सहयोगी करिश्मा भी हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी भूमिका में सर आप नजर आ रहे हैं। पंचायती राज का डिपार्टमेंट अभी आप देख रहे हैं। मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पंचायती राज के डेवलपमेंट को लेकर किस विजन के साथ काम कर रही है? प्रदेश में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश संसाधनों वाला राज्य है, संभावनाओं वाला राज्य है और जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बहुत सारे आयाम मध्य प्रदेश में है। इसलिए ग्रामीण विकास की एक महती ज़रूरत भी है। पर जो भारत सरकार का बजट आया तो जो हमारी ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री आवास अगर होंगे तो स्वाभाविक तरीके से हमको और बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात है कि जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण में समूहों ने बहुत अच्छा काम किया है। लखपति दीदी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन इस बजट में 3 करोड़ 2 करोड़ की जगह पे जो लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी का रखा है, ये मध्य प्रदेश के लिए बेहतर संभावना है क्योंकि हमारे पास में आत्मनिर्भर महिलाओं का समूह है और उनके बेहतरीन संगठन है जो ब्रांडेड भी हैं और जिनके ब्रांड नेम भी चलते भी हैं। तीसरी बात आती है कि जब कभी हम इन क्षेत्रों में चाहे बच्चे हों या महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या उनकी सहायिका, ये तीनों महिलाएं होती हैं और ऐसी स्थिति में इनको आयुष्मान कार्ड का कवरेज नहीं था। लेकिन बजट में जब उनको तीनों को जोड़ा गया तो एक प्रकार से जो मैदानी कार्यकर्ता है उसको सुरक्षा की गारंटी सरकार ने दी है। तो ये तीनों चीज़ें ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं इस बार के बजट में। सर, इस बार का जो बजट रहा उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे इसके साथ साथ जो भी योजनाएं थी वो काफ़ी देखने को मिली। तो क्या लगता है आपको कि आगे भी अब किस तरीके से काम किया जाएगा? आयुष्मान योजना की हम बात करें, लाडली बहन योजना की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं को जो फ़ायदा पहुँचा है, इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास ज़रूरत है। जब आवास प्लस की जो सूची सरकारों के पास में पड़ी हुई है वो बहुत बड़ा नंबर है। शुरुआती दौर में आधार से जब तक चीज़ें नहीं जुड़ी थी तब तक लोगों ने कई जगह पर गलतियां की हैं, अपात्र लोगों को शुरुआती दौर में दिया, लेकिन वो सच है कि उनको बाकी किस्तें नहीं मिल पाई हैं। लेकिन एक वो नंबर है जिसको जो ज़रूरतमंद को पहले बार में मिलना चाहिए था। जब मैं जाकर देखता हूँ, चूँकि राज्य में हम कभी रहे नहीं, जब इस बार हमने उसकी समीक्षा की थी तो ये बड़ी चुनौती आई थी और इसलिए हमारी डिमांड है, हमको नए आवास चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा में, इस बजट में जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 साल में 2 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, एक बहुत दूरदर्शी और उचित फैसला है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि बजट में ये बात निकल कर सामने आई कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला मौजूदा सरकार ने पिछले 10 साल में। ये काम कितना मुश्किल था, इसका आगे का लक्ष्य क्या है और इसको सरकार कैसे देख रही है? मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की चीज़ों की जब आप समय सीमा के भीतर पूर्ति करते हैं तो मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका वो लक्षित तरीका है कि हम इन वर्षों में इतने प्रधानमंत्री आवास दे देंगे, इतने लोगों को आयुष्मान कार्ड दे देंगे। लेकिन आयुष्मान कार्ड का एक वेरिएंट था कि 2011 के सेंसस के आधार पर दे सकते हैं। तो जब तक 2021 का सेंसस कंप्लीट नहीं होगा तो आप किसी नए पात्र व्यक्ति को उसमें नहीं जोड़ सकते हैं और इसलिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया कि आशा वर्कर, अब वो तो सेंसस के आधार पर नहीं हो सकती है, तो इसलिए आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो या सहायिका, अगर उनको आयुष्मान कार्ड की परिधि में जोड़ा है तो ये क्रांतिकारी कदम है। एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा। अलग अलग राज्यों में कास्ट सेंसस की बात की जाती है, जातिगत जनगणना की बात की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये किस तरह से डिफरेंस पैदा करता है और अंत्योदय विकास की जो योजना है, जो अंतिम पंक्ति पर लोग खड़े हैं, उनके विकास में कैसे इस विजन के साथ काम होता है? देखिए, मुझे लगता है कि काम करने के तरीके में आपको इसी क्लासिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। यूथ हमारा भविष्य है। अगर दुनिया में हमें आने वाले समय में भारत को मजबूत करना है तो फिर यूथ की चिंता करनी पड़ेगी। मातृशक्ति जो बराबर की संख्या में है, लेकिन वो अपने ढंग से काम करती थी, योगदान करती थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं था, वो उसको एक्सपोजर नहीं था। वो इस सरकार ने उसको दिया है। वो अच्छा बोलती हैं, अच्छा मेहनत करती हैं। पहले भी वो खान पान से लेकर तमाम काम करती थी, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं था, उसका श्रेय नहीं था। किसान है, वो दिन हमेशा से अपने बिना लाभ की चिंता किए हुए वो देश को खिलाता था,
लेकिन उसकी चिंता अपनी तरफ से कोई सरकार करे ये नहीं था। तो मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन में यही वर्ग होने चाहिए। जो जातियों के आधार पर हमने द्वेष पैदा किया और देश को संकट में डाला, वो हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन हमने उसको पार किया है जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ज़रूरतमंद को पहले मिलेगा। जब ये तय हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक नई परिभाषा जो प्रधानमंत्री ने दी है उस पर जाना चाहिए। क्या एक कास्ट सेंसस को एक जवाब की तरह है आप लोगों की, मोदी सरकार की, कि आप अगर कास्ट सेंसस में जाएंगे तो हम इस वर्ग पे देखिए, कोई भी रूढ़ी जो समाज को कमज़ोर करती रही है वो परंपरा नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो समाज को उलझाना चाहते हैं। इसलिए जवाब है अच्छा करना। सर, एक सवाल ये भी कि क्योंकि महिलाओं को लेकर काफ़ी फोकस किया गया बजट में भी, और जिस तरीके से महिला हों चाहे युवा हों, इनके ऊपर पूरा फोकस रहा है, आगे इस पर किस तरीके से काम? मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य और संकल्प सदैव रहना चाहिए। बराबर की आबादी को, और हमारे पास में इतिहास गवाह है कि महिला सशक्तिकरण के हमारे पास में ढेर आदर्श हैं। बीच के कालखंड में जब मुगलों की गुलामी के समय जो हम नीचे गए, उसको हमें अपवाद मानकर या गलत परंपरा मानकर उससे ऊपर जाना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद पटेल थे और साफ तौर से उन्होंने यही कहा कि आगे भी सरकार इस दिशा में काम करे।